अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की ये वीडियो कंप्लीट डिटेल्स के हवाले से है, जिसमें डीजल जनरेटर्स के हवाले से तमाम मैकेनिकल जो डिज़ाइन है एक इंजन का, उसके बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि एक डीजल जनरेटर के अंदर जो डीजल इंजन होता है उसका मैकेनिकल डिज़ाइन कैसा होगा, उसके मैकेनिकल पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे उसके हिस्से हैं जिसका रोल होता है डीजल इंजन की एफिशिएंसी के साथ, उसकी परफॉर्मेंस के साथ, उसकी वर्किंग के साथ। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली देख लेंगे तो आई होप कि आप तमाम डीजल इंजन का जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर तरीके से समझने के काबिल हो जाएंगे। डीजल जनरेटर्स मैन्युफैक्चरर कोई भी हो, ब्रांड कोई भी हो, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन उसका प्रिंसिपल्स हैं, वो तमाम इंजन्स के लिए सेम ही होते हैं। तो ये वीडियो आपको तमाम जो डीजल इंजन्स हैं, चाहे कैटरपिलर हो, पर्किंस हो, कमिंस हो या कोई भी और ऐसा ब्रांड जो कि जिसके बारे में ज़्यादा पता ना हो, आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और उसकी आसान ट्रबल शूटिंग कर सकेंगे। जब तक आप किसी इंजन को ऑटोनॉमी को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो आप उस इंजन को बेसिकली कोई फॉल्ट जो है उसकी रेमेडी नहीं कर सकेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम ज़ाय किए हुए, और वन बाय वन मैं आपको डीजल इंजन्स के बारे में, मैकेनिकल जो स्ट्रक्चर है, जो मैकेनिकल डिज़ाइन है, जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उसके बारे में ब्रीफली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करूँगा। मेन कंपोनेंट्स में क्या होता है, किसी भी डीजल जनरेटर्स के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक इंजन होता है और एक अल्टरनेटर होता है। इंजन एक प्राइम मूवर है, अल्टरनेटर जो होता है वो आपका एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक सोर्स होता है, जिसमें आपका रूटर और आर्मेचर जो होता है वो कपल किया होता है जो रूटर को इंजन के साथ। तो इंजन जो है मैकेनिकल एनर्जी फ्राहम करता है बेसिकली उसको रोटेट करने के हवाले से। इंजन का यही काम होता है, जस्ट वी नीड टू द रोटेटिंग पावर फ्राम सोर्स, दैट सोर्स इज कॉल्ड द प्राइम मूवर। तो ये मेन कंपोनेंट्स में से एक इंजन का कंपोनेंट है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो इंजीनियर्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, आपके टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद साबित होने वाली है। उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसके बारे में शायद वो पहले बेहतर तरीके से नहीं जानते होंगे। किसी भी जनरेटर के कंपोनेंट में अगर हम बात करें तो इंजन जो मेन हिस्सा होता है, उस इंजन के कुछ मेन जो सिस्टम होते हैं, जिसमें आपका एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, उसमें आपका फ्यूलिंग सिस्टम होता है और आपका कूलिंग सिस्टम होता है। मेन जो तीन ये चार ये से जो सिस्टम होते हैं, यही आपके इंजन की एफिशिएंसी और इंजन की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। एक सिंपल डीजल जनरेटर के अंदर ये बेसिक पार्ट्स होते हैं, इसमें आपका फ्यूल पंप होगा, आपका टर्बो चार्जर होता है, एयर फिल्टर होता है, एसी अल्टरनेटर होता है, आपका फ्यूलिंग सिस्टम होता है, आपका कूलिंग सिस्टम होता है, आपका सर्किट ब्रेकर होता है, आपका अल्टरनेटर होता है। ये एक मेन पार्ट्स होते हैं तमाम किसी भी जनरेटर्स के अंदर। अब मैं फोकस जो हमारा है इस वीडियो के अंदर वो है डीजल इंजन और उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन, उसकी ट्रबल शूटिंग, उसकी रेमेडी, उसके पार्ट्स के हवाले से तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखें तो डीजल इंजन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि आपका लुब्रिकेशन सिस्टम होता है जो कि लुब्रिकेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसमें पार्ट्स आपके मूवमेंट कर रहे होते हैं, फ्रैक्शन होती है, रगड़ होती है, तो उसको कम करने के लिए एक लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। इसमें आपके पिस्टन है, आपका रिंग है, आपका वाल है, दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, तो एक पूरा एक लुब्रिकेशन सिस्टम डिज़ाइन होता है जहाँ का फ्यूल जो होता है वो लुब्रिकेंट करता है उसको। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जो कि इंजन की टोटली हेल्थ का रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही आपका कूलिंग सिस्टम होता है जो कि कूल करने का काम करता है, इंजन को ठंडा करने का काम करता है, क्योंकि चैम्बर के अंदर मुसलसल फायरिंग हो रही होती है और जो कंबस्शन इंजन जो होता है उसके अंदर डेफिनेटली वो फायरिंग की वजह से उसके अंदर एक आग जल रही होती है और टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इंजन की गैलरी के अंदर जो पानी सर्कुलेट कर रहा होता है और रेडिएटर के थ्रू वो पानी का एक सर्किट बना होता है और सर्किट जो होता है वो कूलिंग का काम कर रहा होता है ताकि उसको कूल रख रहा होता है और टेम्परेचर को मेनटेन रखता है।
ऐसे आपका फ्यूलिंग सिस्टम होता है, जो आपका फ्यूलिंग की सप्लाई, इसमें गवर्निंग सिस्टम, आपका एक्चुएटर्स, आपके गवर्नर्स, आपका वो फ्यूल रैक, वो सारा जो आपका फ्यूलिंग सिस्टम जो कि उसको फ्यूल की सप्लाई देने का जो निज़ाम होता है अकॉर्डिंग टू लोड, दैट इज़ कॉल्ड द फ्यूलिंग सिस्टम। फिर स्टार्टिंग सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। वेंटिलेशन सिस्टम रखा जाता है, फ्रेश एयर चाहिए होती है, एग्जॉस्ट एयर को बाहर भेजने का निज़ाम होता है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आपको जो मेजर जो कंपोनेंट है, जो मेजर एरियाज़ हैं इंजन के हवाले से, वो एक आपको ब्लॉक डायग्राम का ओवरव्यू है। ये एक इनसाइड रूम है, एक कंट्रोल पावर हाउस रूम है, जिसके अंदर आपका डीजल जनरेटर आपका प्लेस्ड है। उसमें डिफरेंट आपकी जो कंपोनेंट हैं, आपके हार्डवेयर हैं, उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि आपका जो सिलेंसर है, आपका जो एग्जॉस्ट है वो किस तरह का होगा, आपकी इनटेक, आपकी जो आउटटेक जो है इनटेक जा रही है, और जो आपकी जो एग्जॉस्ट की जो सप्लाई है, आपकी अर्थिंग का सिस्टम है, आपका इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है, स्टार्टिंग का सिस्टम है, आपका फ्यूल स्टोरेज का सिस्टम है, और आपकी जो डक्टिंग है, जो रेडिएटर की डक्टिंग है, जो उसका आपका सिस्टम फिजिकली किस तरह का होगा, ये सारी चीज़ें इस पिक्चर में आपको डिटेल से बताई गई हैं। आपको इंस्टॉलेशन के हवाले से वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो वीडियो सेपरेट वीडियोस हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिसमें डिटेल इंस्टॉलेशन के हवाले से जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंस्टॉलेशन के जो मेथड्स हैं, जो इंस्टॉलेशन की चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, वो उसके वीडियोस के अंदर बताई गई हैं। ये वीडियो जो है बेसिकली पार्ट्स मैकेनिकल डिज़ाइन के हवाले से है, तो लिहाजा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, एक केमिकल एनर्जी जो आपको फ्यूल से मिलती है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में बनती है। यानी कि एक इंजन को फ्यूल चाहिए, फ्यूल में जो थर्मल जो पावर बनेगी, हीट होगी उसके अंदर, उस हीट से स्ट्रोक बनते हैं, और स्ट्रोक जो होते हैं वो मैकेनिकल पावर पिस्टन के थ्रू आपके फ्लाई व्हील में एक मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो आपकी अल्टीमेटली आगे जो रोटेट करवाती है और उस अल्टरनेटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनर्जी जो आपकी कन्वर्जेशन होती हैं, जो एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है आपका डीजल इंजन के अंदर, जो कि इस तरह की एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है। फ्लैश पॉइंट, विस्कोसिटी, ये फ्यूल के पैरामीटर हैं। आपके जो कोल्ड पॉइंट हैं, फ्यूल स्टेबिलिटी है, लुब्रिसिटी है, जो कि आपके तमाम फ्यूल के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डीजल इंजन की मैं बात करूं तो डीजल इंजन में अगर जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपका इस वीडियो की जो प्रॉपर चीज़ें वो शुरू होने वाली हैं। आप अपना जो फोकस है वो बनाए रखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और डीपली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँ। रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में आपका बोर, स्ट्रोक, टॉप डेड सेंटर जिसको टीडीसी कहते हैं, और बॉटम डेड सेंटर जिसको बीडीसी कहते हैं। आपके रेवोल्यूशन है, जो घूमने की जो स्पीड होती है, जिसको आरपीएम भी कहते हैं। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, और साइकिल्स। इन चीज़ों के बारे में आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं बोर की बात करूँ तो बोर किसी भी सिलेंडर में आपका जो जहाँ जिसके अंदर पिस्टन चलता है उसका जो उसका डायामीटर होता है, ये जो रेड लाइन में आप देख रहे हैं ऊपर एक सिलेंडर में, ये जो डायामीटर आपका होगा ये बेसिकली आपका बोर कहलाता है। तो हर इंजन का एक बोर साइज़ होता है स्पेसिफिकली उसके पिस्टन के साइज़ के हिसाब से, तो उसी साइज़ के उसके अंदर पिस्टन डलते हैं, तो ये बोर साइज़ कहलाता है। ऐसे ही आपकी स्ट्रोक, जो आपकी टॉप पोजीशन से आपकी बॉटम पोजीशन के अंदर का जो एरिया होता है वो स्ट्रोक कहलाता है। यानी नीचे से जितना पिस्टन नीचे आता है और फिर जितना ऊपर जाता है, जो सेंटर वाला जो गैप कहलाएगा, इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोक। तो स्ट्रोक इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन द मूव अप एंड डाउन इन द सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन अप एंड डाउन जो मूव करता है, जो बीच वाला एरिया होता है, वो आपका स्ट्रोक कहलाता है। टॉप डेड पोजीशन में आप देखें तो ये टॉप डेड पोजीशन आपको पिक्चर में भी वाज़ा होगी। आपके सबसे ऊपर जहाँ पर पिस्टन आता है दैट इज़ कॉल्ड टीडीसी, एंड जो नीचे सबसे चला जाएगा, यानी जो आखिरी पोजीशन होगी डाउन पोजीशन, जो आपकी मैक्सिमम डाउन पोजीशन वो आपकी बीडीसी कहलाएगी, बॉटम डेड पोजीशन, और आपकी टॉप डेड पोजीशन सबसे ऊपर वाली कहलाएगी, दैट इज़ टीडीसी और बीडीसी, जो कि इसकी। उसके बाद रेवोल्यूशन, आपके घूमना जो उसको रोटेट करता है, जो पिस्टन जो क्रैंक शाफ्ट होती है जो फ्लाई व्हील के साथ घूमती है, तो एक पिस्टन जो अपने एक चक्कर कंप्लीट करता है दैट इज़ आर रेवोल्यूशन कहलाते हैं। 1 मिनट में कितने चक्कर होते हैं, इसको हम आरपीएम कहते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। सो द रेवोल्यूशन इज़ द हाउ मैनी टाइम्स per minute that the crankshaft is rotating and use the measure the rotational speed of the mechanical component.
तो एक जो चक्कर होगा इस क्रैंक शाफ्ट का वो आपका 1 RPM कहलाएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी 1 मिनट में अगर वो एक बार घूमेगा तो वो RPM कहलाएगा, तो उसकी रोटेशन को रेवोल्यूशन हम कहते हैं। नॉर्मली तौर पर इसको RPM मेजर करते हैं। 1 मिनट में 1500, 1500 RPM या 1800 RPM का स्टैंडर्ड है जो कि डिफरेंट इंजन में होता है, जो कि 1500 RPM यूज़ होता है यहाँ पर पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे ममालिक में। तो कुछ इंजन 1800 RPM के ऊपर भी डिज़ाइन होते हैं और कुछ हाई स्पीड जो होते हैं वो 3000 RPM के ऊपर भी होते हैं, लेकिन बहुत जो मोस्टली जो यूज़ होने वाले RPM जो है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट है, वो 1500 RPM होते हैं। कंप्रेशन रेशो आपकी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपकी पिस्टन के सबसे नीचे इनटेक जब लेता है फिर आपका एग्जॉस्ट होता है, तो जो आपकी ये अगर V1 प्लस V2 को डिवाइड कर देंगे VM पर, दैट इज़ कॉल्ड द कंप्रेशन रेशो। तो ये आपकी कंप्रेशन रेशो आप इस तरह निकल सकती है। तो कॉमन कंप्रेशन इग्निशन रेशो जो होती है वो 14:1 और 25:1 के हिसाब से कंप्रेशन रेशो होती है। तमाम जो डेटा होता है ये आपको इंजन के ब्रोशर में, इसका ऑपरेशन मैनुअल में आपको ईजीली मिल जाता है। ये भी कंप्रेशन रेशो को मज़ीद एक्सप्लेन किया मैंने। इसमें आप अगर देखें तो VTDC है और VS है और DH है। VTDC the volume of the combustion chamber when the piston is the TDC position, and VS is the swept volume due to the stroke, and DH is the deck height distance from the top cylinder of the first compression ring। so इसमें मज़ीद आप इजीली समझ सकते हैं कि कंप्रेशन रेशो क्या होती है। उसके बाद मैं साइकिल की बात करता हूँ तो 4 स्ट्रोक इंजन जो कि हमारा जो डीजल इंजन होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। इनटेक में फ्रेश एयर लेगा, एक वाल से जो फ्रेश एयर इनटेक वाल कराता है वहाँ से फ्रेश एयर आएगी बाहर से। दूसरा कंप्रेशन है, उसी एयर को कंप्रेस किया जाएगा, यानी इस पोजीशन में दोनों वाल बंद होंगे और एयर को कंप्रेस करते हैं। तीसरा जो पावर आपका स्ट्रोक होता है इसमें कंबस्टन होती है, यानी वो जब उस एयर को इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस हाई टेम्परेचर के ऊपर फ्यूल स्प्रे होता है। जब डीजल स्प्रे होगा हाई टेम्परेचर के ऊपर तो एक ब्लास्ट होता है, दैट इज़ एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है 4th वन। और उस वक्त एक ब्लास्ट की वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है उस पिस्टन के अंदर। नंबर 4 पे आप जो देखेंगे तो वो पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करती है। जब वो पुश करेगी तो वो जो मैकेनिकल फोर्स आपकी है जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर फोर्स आती है और वही क्रैंक शाफ्ट से फोर्स ट्रैवल करती हुई फ्लाई व्हील की तरफ जाती है। तो ये एक साइकिल कहलाता है। 1 2 3 4 जब स्टेप पूरे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द 1 साइकिल। इनटेक, कंप्रेशन और आपका कंबस्टन और एग्जॉस्ट, ये एक साइकिल कहलाता है। तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं जो एक साइकिल कहलाते हैं। तो साइकिल इज़ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स द रिपीट themselves it the thermodynamic cycle with the approximately the pressure and volume of the combustion chamber of the diesel engine। इसमें भी आप देखेंगे कि आपको डीजल साइकिल के जो स्ट्रोक्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसमें मज़ीद आपकी एयर इनटेक है, ये कंप्रेशन है, एयर आउट है, आउट जानी होती है। आपकी जो एयर इनटेक होती है कंप्रेस होती है, उसमें ब्लास्ट होता है, फिर वो एग्जॉस्ट की साइड पे आफ्टर पावर स्ट्रोक वो एग्जॉस्ट वाल्व से वो बाहर निकल जाती है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था एक इंजन का, एक कंबस्टन इंजन किस तरीके से काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब आगे मैं बात करूंगा उसके डिज़ाइन के हवाले से कि मैकेनिकल डिज़ाइन क्या होता है, इंजन के कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या होता है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का अगर एनिमेशन में देखा जाए तो वो आपको इजीली बेहतर पता चल जाएगा। आप कोई भी एनिमेटेड मूवी जो है कोई क्लिप है वो देख सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद तो आपको बेहतर तरीके से रहनुमाई मिल जाएगी। इसके हवाले से अगर देखा जाए तो डीजल पार्ट्स, डीजल इंजन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो मोस्ट कॉमन पार्ट्स हैं, चाहे आपका गैसोलीन इंजन हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे आपका गैस इंजन हो, तो ये वाले जो पार्ट्स हैं आपको कॉमन पार्ट्स होते हैं किसी भी एक कंबस्टन इंजन के अंदर। तो सबसे पहले आपका सिलेंडर ब्लॉक है, आपका मेन सिलेंडर ब्लॉक होगा, फिर एक सिलेंडर हेड होता है। ये 2 मेजर बड़े पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पिस्टन होता है, इनटेक वाल्व होते हैं, पिस्टन रिंग्स होते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, कैम शाफ्ट, पिस्टन पिन होती है, कनेक्टिंग रॉड होता है, टाइमिंग गेयर्स, लाइनर्स, क्रैंक शाफ्ट। ये मेन इंजन के
पार्ट्स हैं किसी भी कन्वेंशन इंजन के, इनके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा वन बाय वन। ये एक पिक्चर है जो कि डिफरेंट आपके जो इंजन के हिस्से हैं उसको उसकी निशानदेही कर रही है कि आपके कौन कौन से हिस्से हैं, किस तरह के आपके हैं। तो आप इधर से भी डिफरेंट, आपका कूलेंट के हवाले से रेडिएटर है, आपका डिफरेंट फिल्टर्स लगे हुए हैं, ऑयल पंप होता है, फ्यूल पंप होता है, आपका इलेक्ट्रिकल वाला साइड होता है और कुछ आपके दूसरे इंजन के हिस्से हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये भी ऐसे एक ओपन हुआ इंजन है, जो आपको अगर मैं इसकी डिसेंबल अगर करें तो आपको ये इंजन का जो हेड है, जो ऊपर वाली जो पोजीशन है उसके मतलब जो कैम शाफ्ट और जो फ्लाई व्हील जो उसकी कैम शाफ्ट की जो पुलीज़ हैं और दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, आप इनको देख सकते हैं इजीली। तो अब मैं आपको वन बाय वन इन तमाम हिस्सों के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि डीजल इंजन के जो मैकेनिकल हिस्से हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक मेन सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे मेन हिस्सा होता है किसी भी इंजन का, दैट इज़ कॉल्ड द सिलेंडर ब्लॉक, द बेसिक फ्रेम ऑफ द इंजन। जो मेन फ्रेम होगा आपका किसी भी इंजन का, जो मेन जो सारा स्ट्रक्चर इसके ऊपर डिज़ाइन होता है, इसके ऊपर इंजन हेड रखा जाता है और इसी में आपके पिस्टन मूव करते हैं और फ्लाई व्हील इसी के साथ जुड़ा होता है और क्रैंक शाफ्ट इसी के साथ जुड़ा, यानी ये मेन हिस्सा होता है, ये सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। इसके अंदर ही पिस्टन घूमते हैं। The cylinder block is the structure which is a contain of the cylinder plus the cylinder liner, sleeves और जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये मेन आपका एक हिस्सा स्ट्रक्चर कहलाएगा जिसको हम सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। आगे आगे आप ये स्लाइड चलती जाएंगे तो आपको सारी चीज़ों के बारे में मज़ीद बेहतर पता चलता जाएगा। तो ये सिलेंडर आपका डिपेंड करता है कि कितने सिलेंडर का आपका ब्लॉक होगा। 4 सिलेंडर भी हो सकता है, 3 सिलेंडर का भी हो सकता है, ये 6 सिलेंडर का भी हो सकता है, 8 सिलेंडर का भी हो सकता है, 12 सिलेंडर का भी हो सकता है, 20 सिलेंडर का भी हो सकता है, इन लाइन भी हो सकता है और वी लाइन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितना सिलेंडर है और क्या उसका डिज़ाइन है। उसके बाद बात करते हैं पिस्टन की। तो पिस्टन आपका इन्हीं सिलेंडर्स के अंदर ये जो पिस्टन ने मूव अप होना होता है ये वो पिस्टन कहलाते हैं। पिस्टन इन द सिलेंडर इंजन इन द कंपोनेंट दैट द स्लाइड्स बैक फोर्थ द सिलेंडर बोर इन द फोर्स प्रोड्यूस द ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस। यहाँ पे बेसिकली स्ट्रोक होता है, फायर स्ट्रोक होता है और यही पावर जो होती है, यही पिस्टन जो मूव अप डाउन करके पावर जो होती है वो आपकी मैकेनिकली पावर जो है वो शाफ्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जिसको हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं, उसके ऊपर उसकी पावर ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो ये मेन पिस्टन का हिस्सा होता है। इसके साथ पिस्टन रिंग अगर होते हैं, अगर आपको ये पिस्टन में आपको ये नज़र आ रहे होंगे जिसके अंदर पिस्टन रिंग डलते हैं। पिस्टन के भी हिस्से होते हैं। इसका क्राउन, ये ऊपर वाला हिस्सा क्राउन कहलाता है, ये का कोन रॉड, इसको कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। इसके अंदर ये बेरिंग होते हैं। तो ये इस पिस्टन के आगे फर्दर हिस्से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाऊँ तो ये पिस्टन क्राउन कहलाता है, ये वाला हिस्सा। और ये 3 जो आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर रिंग डाले जाते हैं जो कि पिस्टन रिंग कहलाते हैं। 3 रिंग डाले जाते हैं। टॉप रिंग को हम कंप्रेशन रिंग कहते हैं और जो सेंटर वाला रिंग होता है इसको हम कंप्रेशन रिंग होता है। ये दोनों साइडों पे, ऊपर वाली साइड पे ये कंप्रेशन रिंग को सपोर्ट करता है और नीचे वाली साइड को ये ऑयल रिंग को सपोर्ट करता है। तो नीचे वाला जो रिंग है ऑयल रिंग कहलाता है, जो कि ऑयल को कंट्रोल करता है। ऑयल जो होता है उसको ये ऊपर नहीं जाने देता। तो ये 3 रिंग इसके अंदर डले होते हैं। ये पिस्टन स्कर्ट कहलाता है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये वाला हिस्सा, ये आपका बेरिंग कहलाएगा। कनेक्टिंग रॉड कैप कहलाती है। ये एक पूरे पिस्टन के साथ जो हिस्से जुड़े होते हैं ये उनकी डिटेल आप इस पिक्चर में इजीली आप समझ सकते हैं। अगर मैं रिंग्स की बात करूं तो ये 3 रिंग इस तरह के होते हैं, जो 2 ऊपर वाला कंप्रेशन रिंग होता है, नीचे वाला आपका ऑयल रिंग कहलाता है और जो सेंटर वाला होता है ये दोनों रिंग्स को सपोर्ट करता है। ऊपर वाली साइड को ऊपर से सपोर्ट करता है, नीचे वाली साइड को ये नीचे से सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये 3 रिंग इस तरह के तमाम जो इतने भी पिस्टन होते हैं उनमें इसी तरह के 3 रिंग जो होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं, जो कि आपको एक्सप्लेन किया। इस पिक्चर में आप मज़ीद समझेंगे कि आपका जो ऑयल रिंग किस तरीके से ऑयल को ऊपर जाने से रोकता है। ठीक है, जो आपकी वाल होती है, जो लाइनर के साथ जो बोर के अंदर वो ट्रैवल करता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है। तो ये रिंग जो येलो वाला जो है ये ऑयल है बेसिकली, ये इसको ऊपर नहीं जाने देता है, इसको रोक के रखता है ताकि ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर को बर्निंग हो रही होती है तो ऊपर ऑयल जाने का मतलब है कि आपका ऑयल बर्न होना शुरू हो जाता है। तो जब आपका पिस्टन वीक हो जाता है, अक्सर आपने सुना होगा कि आपके रिंग पिस्टन वीक हो गए हैं। तो रिंग पिस्टन वीक होने का मकसद यही होता है कि ये ऑयल है
ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऑयल कंजम्पशन बढ़ जाती है उस इंजन की। तो एक हेल्दी इंजन के अंदर जो ऑयल और उसके जो रिंग और उसके पिस्टन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ना वो कंप्रेशन लीक करते हैं ना ही वो ऑयल को लीक होने देता है। ये पिस्टन पिन, जिसको गजट पिन भी कहते हैं, जो कि पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ जोड़ने के लिए आती है। इस पे कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम पिस्टन पिन कहते हैं। ये आपको नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो ये पिस्टन रिंग है, ये लॉक है उसका। तो ये पिस्टन कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के अंदर इंसर्ट करने के बाद इस पिन को हम अंदर डाल के लॉक कर देते हैं, तो ये पिस्टन के साथ जुड़ जाती है। तो ये कनेक्ट करने के लिए होती है, इसको पिस्टन पिन कहा जाता है। ये कनेक्टिंग रॉड है, इस हिस्से में पिस्टन जो कनेक्टिंग पिन हम डालते हैं पिस्टन के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी स्मॉल एंड बेरिंग, इसके अंदर जो बेरिंग डलेगा स्मॉल एंड बेरिंग कहलाता है। इसके अंदर जो होता है वो बिग एंड बेरिंग डलता है। इसके अंदर 2 बेरिंग होते हैं, क्योंकि मूव करता है, ये सारा रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है। तो ये कनेक्टिंग रॉड के हिस्से होते हैं। इसके बाद जो क्रैंक शाफ्ट होती है, जो भी तीसरा मेन बड़ा हिस्सा होता है आपका, तीसरी मेन आइटम होती है जो सबसे महंगी होती है, ब्लॉक, हेड और इसके बाद क्रैंक शाफ्ट। इन्हीं शाफ्ट के ऊपर आपके पिस्टन का जो बिग एंड होता है वो जुड़ा होता है, बिग एंड वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ा होता है। और ये क्रैंक शाफ्ट ऊपर से पिस्टन जब मूव करते हैं तो पिस्टन मूवमेंट से ये क्रैंक शाफ्ट घूमती है, और यही क्रैंक शाफ्ट जो होती है ये फ्लाई व्हील के साथ जुड़ी होती है, और फ्लाई व्हील आगे आपका अल्टरनेटर के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपकी सारी पिस्टनों की सारी पावर इकट्ठी होकर इसी के ऊपर आपके ट्रांसमिट होती है। तो ये वाला हिस्सा आपका क्रैंक शाफ्ट कहलाता है, जो कि मेन और बिग हिस्सा होता है किसी भी जनरेटर के लिए। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये नीचे वाली तस्वीर में ऊपर वाले में पिस्टन कनेक्ट हुए हैं। तो ये पिस्टनों की पावर से ये आगे पीछे मूव अप होती है, और रोटेशनल जो पावर होती है ये उसी पावर को पिस्टनों से ये सारी पावर ले रही होती है। यही फ्लाई व्हील जो है ये आगे कपल हुआ होता है इसी एक साइड के ऊपर, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है, और यही फ्लाई व्हील से आगे जो पावर है वो अल्टरनेटर की तरफ ट्रांसमिट हो रही होती है। तो फ्लाई व्हील वो मेजर हिस्सा होता है जो सारी पावर को इकट्ठा रिसीव करता है, और आगे मैकेनिकल पावर को आगे कपल होती है और वो अल्टरनेटर को मूव करवाता है। तो फ्लाई व्हील पे आप टीथ बने हुए देख रहे हैं, ये फ्लाई व्हील टीथ कहलाते हैं। और यहाँ पर एक सेंसर लगाता है, MPU सेंसर होता है, जो कि मैग्नेटिक पिकअप, आगे आपको बताऊंगा। वो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन की चीज़ है। तो वो इलेक्ट्रिकल वाला जो आपकी वीडियो है जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन होगा किसी भी डीजल जनरेटर के हवाले से, उसमें आपको वो बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या होता है। बहरहाल ये फ्लाई व्हील के टीथ होते हैं, ये फ्लाई व्हील कनेक्ट होता है इस तरीके से, जो कि मैकेनिकल पावर जो इकट्ठी करता है, मैकेनिकल पावर को इकट्ठी रिसीव करके इस तमाम क्रैंक शाफ्ट से पावर रिसीव करके मैकेनिकल पावर आगे अल्टरनेटर की तरफ मूव करता है, जिससे अल्टरनेटर आपका घूमता है। तो आप यहाँ पर इस वीडियो में मज़ीद चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो जाएंगी। आपकी क्रैंक शाफ्ट, ये कनेक्टिंग रॉड आपको नज़र आ रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड आपके क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ जाएगा, और ये मेन जो बिग एंड बेरिंग है आपका, यहाँ से ये कैप के साथ कपल कर दिया जाता है। ऊपर ये स्मॉल एंड वाला हिस्सा होता है, ये पिस्टन के अंदर इंसर्ट करके पिस्टन पिन के साथ जुड़ जाएंगे। ये तीनों रिंग पिस्टन के साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे ही तमाम पिस्टन स्टेप बाय स्टेप तमाम क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जुड़ेंगे। अगर 4 सिलेंडर की है तो 4 पिस्टन होंगे, 6 सिलेंडर की है तो 6 पिस्टन होंगे, और आगे ये फ्लाई व्हील के साथ इस तरीके से ये बोल्टेड हो जाती है। तो ये एक असम्बली और डी असम्बली का एक स्ट्रक्चर है किसी भी इंजन की क्रैंक शाफ्ट, जो कि कंबस्टन इंजन की क्रैंक शाफ्ट का कंपोनेंट के साथ। नेक्स्ट सिलेंडर हेड, जो कि सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। यानी जितने सिलेंडर का आपका ब्लॉक होगा उसी सिलेंडर का आपका हेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका कैम, इसके अंदर एग्जॉस्ट के वाल्व होते हैं, आपके इनटेक के वाल्व होते हैं, फिर आपका जो दूसरी जो कैम शाफ्ट होती है वो इसके अंदर होती है, और दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर कनेक्टेड होती हैं। बहुत सारी एसेसरी होती है जो कि सिलेंडर हेड के साथ होती है। वो एसेसरी क्या क्या होती है, वो एसेसरी ये आपके सामने आप देखेंगे। इसमें आपके वाल्व हैं, गाइड्स हैं, आपके इंसर्ट्स हैं,
और ये डिफरेंट कैम शाफ्ट हैं आपकी, जो इन कैम शाफ्ट इन वाल को पुश करती है, कब एग्ज़ास्ट का वाल पुश करना है, कब इनटेक का वाल पुश करना है। इनटेक के वाल से फ्रेश एयर आती है, एग्ज़ास्ट के वाल से वो जो गैसेस होती हैं उसका एक खराज होता है। तो ये राइट टाइमिंग होती है बेसिकली, किस टाइम पे कौन सा वाल ओपन करना है, किस टाइम पे कौन सा वाल बंद करना है। तो ये टाइमिंग जो होती है ये आपकी कैम शाफ्ट के थ्रू होती है। कैम शाफ्ट एक वन पीस होता है बेसिकली, डिफरेंट टाइमिंग होती है, वो रोटेट करती है, तो उसी टाइमिंग के हिसाब से कुछ वाल ओपन होते हैं और कुछ वाल क्लोज हो रहे होते हैं उसी स्पीड के साथ। यानी जब ये 1500 आरपीएम के ऊपर जब ये घूम रहा होता है तो उसी स्पीड के ऊपर वाल ओपन क्लोज हो रहे होते हैं, फ्रेश एयर जाती है, एग्जॉस्ट की बाहर जाती है। जो मैंने आपको स्ट्रोक समझाया था उसी के हिसाब से ये काम कर रहा होता है। तो फ्रेश एयर आती है, कंप्रेशन बनती है आपका, फिर वो ब्लास्ट होता है और एग्जॉस्ट होता है। तो उसी के हिसाब से ये एक स्पीड के साथ एक पूरा प्रोसेस है जो कि ये तमाम वाल, कैम शाफ्ट और उसके जो आपके जो इंसर्ट हैं, ये सारे आपके कंपोनेंट हैं जो इंजन हेड के अंदर लगे होते हैं। इनटेक और एग्जॉस्ट वाल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके इनटेक वाल जो होता है वो फ्रेश एयर को जब वो खुलता है तो फ्रेश एयर सक करता है पिस्टन, जब वो पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो उस वक्त वो ओपन होता है और वो फ्रेश एयर उसके अंदर जाती है। तो डिफरेंट दो वाल भी हो सकते हैं इनटेक के और एक वाल भी हो सकता है इनटेक का। एक इनटेक का होगा तो एक एग्जॉस्ट का होगा, अगर दो इनटेक के होंगे तो दो ही एग्जॉस्ट के होंगे। तो ये बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट था आपका जो वाल्व जो इंजन के जिसको वाल्व कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है इसकी वेयर एंड टेयर होती है, एक लाइफ होती है। तो ये अपनी जब लाइफ पूरी करते हैं तो उसकी कुछ सिम्टम्स भी होती हैं जिसमें कुछ ऑयल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और उठाना शुरू कर देते हैं उसमें। तो वो एक अलग है आपकी, वो दूसरी वीडियो में वो चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर तमाम डिज़ाइन के हवाले से डिस्कशन है, तो आप डिस्कशन जो है वो इसके हवाले से रहेगी। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये पिस्टन आपको नज़र आ रहा है, दो वाल्व हैं, एक इनटेक है, एग्जॉस्ट का है, और ये आपको कैम शाफ्ट नज़र आ रही है जो कि वन पीस होता है और इस तरीके से बना होता है। तो ये घूमता है तो कुछ बंद होता है तो कुछ खुलता है इसकी रोटेशन से ही। तो ये एग्जैक्टली डिज़ाइन होता है इस कैम शाफ्ट का, और कैम शाफ्ट की वाल को पुश और पुल कर रही होती है। तो उस हवाले से इनटेक का और एग्जॉस्ट का वाल ओपन क्लोज हो रहे होते हैं। तो आपके वाल अगर बैड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसका क्या यूनिक क्या सिम्टम्स होंगी। आपका कोल्ड इंजन आपका होगा, आपका ऑफ थ्रटल ब्रेकिंग होगी, ऑयल कंजम्पशन बढ़ जाती है, एक्सेसिव स्मोक वगैरह आ जाता है। ये कुछ सिम्टम्स होती हैं कि आपके वाल जब वेयर एंड टेयर बढ़ जाए। तो इस पिक्चर में आप देखें कि इनटेक एंड एग्जॉस्ट के वाल आपको मज़ीद ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इन वाल्स को देख सकते हैं और किस तरीके से ये इन और आउट ऑफ पुश एंड क्लोज हो रहे होते हैं और आपको फ्रेश एयर मिलती है और एग्जॉस्ट की गैस बाहर निकलती है। ये वाल्व गाइड हैं जिसके अंदर वाल इसके अंदर जो वाल की जो पिन है वो डाली जाती है, इसके अंदर मूव करते हैं वाल। वाल्व गाइड इज द सिलेंडर पीस ऑफ द मेटल इज द प्रीसीड आर इंटीग्रली द कास्ट इनटू द सिलेंडर हेड विच इज़ द वाल रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड। यानी इसके अंदर जो वाल है वो इंसर्ट किए जाते हैं, तो ये वाल गाइड्स कहलाते हैं। ये कैम शाफ्ट है जो कि वाल्व को पुश करती है किस राइट टाइम पे कौन सा वाल जिसके ऊपर ये घूमती है। तो एक वाल पुश होता है, एक पुल होता है। तो पुश पुल आपका एक वाल ओपन हो रहा होता है, क्लोज हो रहा होता है। तो एक वक्त में दोनों बंद होते हैं। जब आपकी कंप्रेशन होती है उस वक्त दोनों वाल बंद होते हैं। जब आपकी इनटेक होता है तो एक वाल ओपन होता है इनटेक वाला। जब आपका एग्जॉस्ट होता है तो इनटेक वाला बंद होता है, एग्जॉस्ट वाला वाल खुला होता है। तो ये राइट टाइमिंग होती हैं। इन टाइमिंग को उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। तो ये डिज़ाइन जो हुआ होता है इस कैम शाफ्ट का, इसी के अकॉर्डिंगली इसका डिज़ाइन हुआ होता है। तो हर इंजन की अपनी कैम शाफ्ट होती है उसी के डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि आपको इंजन हेड के ऊपर तमाम जो उसके पार्ट्स हैं उसकी असम्बली और डी असम्बली नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये सेंटर में आपके दो कैम शाफ्ट हैं और ये टाइमिंग गेयर्स हैं जो कि इस कैम शाफ्ट की टाइमिंग को एडजस्ट करते हैं कि किस राइट टाइम पे मूवमेंट जो होती है उसके डिसीजन मेकिंग ये टाइमिंग गेयर्स के साथ कनेक्टेड होती है। तो वन टाइम टाइमिंग होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसने उसी रोटेशन के साथ ही घूमना होता है। तो इस असम्बली से आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि इसका जो डिज़ाइन है, जो इंजन का जो हेड का, वो किस तरीके से काम करता है।
ये टाइमिंग गेयर्स हैं, जो अभी भी मैंने बात की थी कि टाइमिंग गेयर्स के साथ इसमें आपकी ये फ्यूल कैम शाफ्ट का गेयर है। अगर इसकी बात करें तो ये डिफरेंट बेसिकली ट्रांसमिशन गेयर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये फ्यूल का जो सिस्टम है वो इस गियर के साथ जुड़ा होता है। ये आपकी वाल्व कैम शाफ्ट गियर है, यानी ये वाली जो है इसमें साथ आपकी कैम शाफ्ट कनेक्ट होती है इस गियर के साथ। इस सेंटर वाला जो होता है ये आइडियल गियर कहलाता है, इसको आइडियल गियर कहलाते हैं। और आपकी इनकी टाइमिंग एडजस्ट की जाती है। और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट का ये गियर है। फिर आपका जो ऑयल पंप है वो भी इसी के गियर के साथ ही जुड़ा होता है, जो कि ऑयल की लुब्रिकेशन करवा रहा होता है वो पंप। तो ये एक ट्रांसमिशन टाइमिंग गेयर्स कहलाते हैं। इनकी राइट टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये राइट टाइमिंग नहीं होगी तो आपके जो इंजन की तमाम जो परफॉर्मेंस है वो उल्ट जाएगी, यानी आपके जो वालों की जो ओपन क्लोजिंग की वो चेंज हो जाएगी, इंजन आपका स्टार्ट नहीं हो सकेगा रॉन्ग टाइमिंग की सूरत में। ये लाइनर्स होते हैं, जो बोर होता है उसके अंदर लाइनर इंसर्ट करते हैं, इस लाइनर में पिस्टन चलते हैं। तो ये आपके लाइनर्स जो कि स्पेसिफिक मेटलर्जी की प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर बने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये तो हम इसको रिप्लेस करते हैं। जब भी ओवरहॉलिंग होती है तो हम इसके लाइनर को भी रिप्लेस करते हैं। ये टर्बो चार्जर है आपका। टर्बो चार्जर बेसिकली आपकी जो एग्जॉस्ट की गैसेस पे चलता है और आपको फ्रेश एयर देता है। जितनी ज़्यादा गैसेस एग्जॉस्ट की होंगी उतना ज़्यादा ये फ्रेश एयर आपका चैम्बर में पहुंचाएगा। तो ये एक फ्री एनर्जी का एक सोर्स है, जो कि एक साइड से दो इसके अंदर टर्बाइंस लगी होती हैं। एक टर्बाइन से ये आपको एग्जॉस्ट की गैसेस इन होती हैं और दूसरी साइड से ये फ्रेश एयर को सक कर रहा होता है और अंदर चैम्बर में दे रहा होता है। तो इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टर्बो चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली तौर पर 40 kVA से बड़े जो जेनसेट होते हैं उनके ऊपर टर्बो चार्जर लगाना ज़रूरी होता है। 40 kVA से नीचे तक टर्बो चार्जर की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको, क्योंकि इंजन के अंदर जब फायरिंग होती है तो फायरिंग में तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको फ्यूल चाहिए होता है, यानी इसकी आसान अगर मैं बता दूँ, आपको आग जलाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको फ्यूल चाहिए और आपको स्पार्क चाहिए। तो आप स्पार्क जो होगा वो आपको इग्निशन करवाने के लिए चाहिए होता है। फ्यूल आपको डीजल मिल जाता है और इग्निशन आपका जो टेम्परेचर हाई होता है तो हाई टेम्परेचर पे तो आपका स्पार्क का काम करता है। तीसरी चीज़ होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी तो आपकी आग जलेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका फ्यूल और स्पार्क दोनों चीज़ों की होते हुए भी आग नहीं जला सकते आप। तो जब ज़्यादा बड़ा इंजन होता है, ज़्यादा लोड चाहिए होता है, ज़्यादा पावर चाहिए होती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए फिर टर्बो चार्जर का इस्तेमाल होता है। तो टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट की गैसों से घूमता है और दूसरी साइड पे जो फ्रेश एयर को इनटेक कर लेता है। तो मेन काम टर्बो चार्जर का फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाता है, टू प्रोवाइड द एक्सेसिव ऑक्सीजन, एक्सेसिव एयर फ्रॉम द हेल्पिंग ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। इस पिक्चर में आप मज़ीद देखेंगे ये रेड वाला एरिया, ये एग्जॉस्ट की गैसेस अंदर से आ रही हैं और इसको रोटेट करवाती हैं और एक ही फ्लाई व्हील के ऊपर दो टर्बाइंस लगी होती हैं। तो ये एक टर्बाइन घूमती है तो दूसरी टर्बाइन भी घूम के दूसरी साइड से फ्रेश एयर इनटेक करती है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है टर्बो चार्जर का। इस पिक्चर में आप रियल पिक्चर जब आप देखेंगे तो आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से ये घूमने वाला जो एक डिवाइस है जो आपको फ्रेश एयर इनटेक करवा के चैम्बर के अंदर ताज़ा हवा भेजती है ताकि ज़्यादा अंदर पावर की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। प्रिंसिपल वही है टर्बो चार्जर का जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बड़ा ब्रीफली। फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चार्ज एयर कूलर है। एयर कूलर जो एयर होती है उसको ठंडा करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो फ्रेश एयर गर्म ना जाए। ठंडी हवा जो होती है उस हवा को ठंडा करने के लिए एयर कूलर इस्तेमाल किया जिसको हम एयर कूलर कहते हैं। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो टर्बो चार्जर जो होता है वो गर्म हवाओं से, एग्जॉस्ट की हवा से घूमता है, ताज़ा हवा खींचता है, लेकिन फिर भी वो हवा गर्म होती है, कोई प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो एक एयर कूलर से होती है दूसरी साइड से ठंडी होकर दोबारा चैम्बर में जाती है। तो ये एयर को जो फ्रेश एयर चाहिए होती है, जो ऑक्सीजन देनी होती है हमने इंजन को, उसको ठंडा करने के लिए एयर कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चार्ज एयर कूलर का कॉन्सेप्ट है। ऑयल कूलर है सेम ऐसे ही, जो इंजन में ऑयल
लुब्रिकेशन के लिए ट्रैवलिंग कर रहा होता है वहाँ पर एक ऑयल कूलर भी लगाया जाता है जो कि एक रेडिएटर की तरह ही होता है, और इसमें से गुजरते हुए जो ऑयल है वो ठंडा ठंडा होता रहता है साथ साथ। तो ये ऑयल कूलर का जो मेन मकसद होता है ऑयल को कूल रखना होता है। इस पिक्चर में आप मज़ीद देखेंगे कि ऑयल कूलर का एक सर्कल क्या होता है, उसका पाथ बना होता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप जो कि फ्यूलिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, ये फ्यूल को नीचे टैंक से उठा के आगे हाई प्रेशर से इंजेक्टरों की मदद से चैम्बर में स्प्रे करता है। तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, ये फ्यूल सप्लाई करता है, तो ये इसको फ्यूल इंजेक्शन पंप कहते हैं। तो जितने भी इंजेक्टर्स होते हैं, नोज़ल्स होती हैं, वो इसी पंप के साथ कनेक्टेड होती हैं। अगर आपके सामने ये है 6 सिलेंडर का इंजन का एक पंप है, इसके साथ ये कनेक्टेड है और यहीं से नोज़लों के साथ कनेक्शन होता है और ये फ्यूल उठाकर और अकॉर्डिंग टू लोड ये हाई प्रेशर के साथ ये नोज़लों के साथ ये सप्लाई करता है फ्यूल पंप। नॉर्मली तौर पर आपके इस तरह के पंप होते हैं, मैकेनिकल पंप होता है और आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप होता है। 2 तरह के पंप होते हैं आपका इस, और जो बड़े इंजन होते हैं उसके साथ रोटरी पंप लगा होता है जो कि सिर्फ आपकी ट्रांसमिशन गियर्स के साथ ही कनेक्ट होता है, उसकी एक फ्लाई उसके साथ कनेक्टेड होता है और वो पंप जैसे ही जनरेटर चलता है तो आगे से नीचे से पंप उठाकर आगे आपके इंजेक्टर्स को सप्लाई देना शुरू कर देता है। तो 2 तरह के पंप होते हैं जो कि वर्किंग करते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पंप हो सकते हैं आपके। फ्यूल इंजेक्टर्स जो कि फ्यूल पंप के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये हर चैम्बर के ऊपर ये कनेक्टेड होते हैं, जो कि आपको बताया था कि एक इनटेक का वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट का वाल्व होता है, उनके सेंटर में जो स्प्रे होता है वो इस फ्यूल से स्प्रे होता है, इसको फ्यूल इंजेक्टर्स कहते हैं। ये डिफरेंट इंजन्स के डिफरेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं या मैकेनिकल भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका इंजन का स्ट्रक्चर क्या है, इंजन की रेटिंग क्या है, इंजन का मॉडल क्या है, उसके ऊपर अकॉर्डिंगली वहाँ पर आपको ये आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव की पिन्स लगी हुई हैं जो कि आपको ECM के थ्रू आ सकती हैं। ECM के साथ कनेक्टेड होता है, ये ECM यहाँ पर सप्लाई देता है और उस हिसाब से ये ऑन ऑफ हो रहे होते हैं और स्प्रे करते हैं। ये एक सप्लाई लाइन है, एक फ्यूल का फ्यूलिंग सिस्टम है। अगर आप देखें तो ये आपका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से आपका सप्लाई जो होती है एक फ्यूल फिल्टर के थ्रू होती हुई आपका हाई प्रेशर पंप है, एक फ्यूल पंप है, वहाँ से सप्लाई होती हुई फ्यूल पंप उठाता है सप्लाई थ्रू फ्यूल फिल्टर के, ताकि फ़िल्टर जो फ्यूल में कोई इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे फ़िल्टर्ड हो जाएं और जो साफ़ फ्यूल है वो पंप से होता हुआ हाई प्रेशर पंप, इसको हम HP पंप भी कहते हैं, यहाँ से होता हुआ ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये फ्यूल आपकी गैलरी में आता है, जिसको कॉमन रेल के ऊपर आता है और फ्यूल की गैलरी है कॉमन रेल, इसके साथ इंजेक्टर्स कनेक्टेड होते हैं। एक इंजेक्टर यहाँ लगा हुआ, 2 3, तो कॉमन रेल सिस्टम है। यहाँ पर हाई प्रेशर आता है और ये इंजेक्टर से फ्यूल स्प्रे होता हुआ एक्स्ट्रा जो फ्यूल होगा वो रिटर्न से वापस होता हुआ और इधर से होता हुआ वापस फ्यूल टैंक में आ जाता है। तो फ्यूल की एक इन रिटर्न की लाइन होती है, एक इन की लाइन होती है, तो एक इन की लाइन और एक रिटर्न की, एक वापसी का पाथ भी दिया जाता है। तो ये ECM के साथ कनेक्टेड है, तमाम इंजेक्टर्स कनेक्टेड होते हैं और इस सर्किट के थ्रू ये आपका फ्यूल को सप्लाई करके दोबारा फ्यूल आपका रिटर्न से वापस आता हुआ फ्यूल टैंक में आता है। तो ये एक नॉर्मल फ्यूल सिस्टम का सर्कल होता है कि ECM ECU वाले इंजन के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ऑयल पंप, ये ऑयल पंप जो कि इंजन का ऑयल को उठा के उसको रोटेट करवाता रहता है प्रेशर के साथ तमाम जगह पर जहाँ जहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए ऑयल दरकार होता है। तो ये आपका सम्प के अंदर लगा होता है और सम्प से ही ये कनेक्टेड होता है आपके फ्लाई व्हील के साथ और वहीं से ये पूरे इंजन के साथ ट्रैवल करवाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ द कूलिंग और द लुब्रिकेशन और वो तमाम पर्पज़ के साथ। ये एक सप्लाई की ऑयल सम्प नीचे बना हुआ येलो वाला आपका ऑयल है और यहाँ से आपकी तमाम गैलरी में कहाँ कहाँ पे लुब्रिकेशन जाता है, यहाँ वहाँ पे लुब्रिकेशन हो रही होती है, तमाम जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो ऑयल के साथ लुब्रिकेट कर रहे होते हैं। यहाँ से भी आप मज़ीद देखेंगे येलो जो है वो आपकी लुब्रिकेशन वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपकी लुब्रिकेशन हो रही होती है ऑयल की। तो ऑयल सर्कुलेटिंग डायग्राम है जिससे आपको ईजीली पता चलेगा कि इंजन के कौन कौन से हिस्से में जो ऑयल की लुब्रिकेशन हो रही होती है। ऑयल पंप जो यही काम करता है आपका लुब्रिकेशन का। वाटर पंप है जो कि पानी की
सप्लाई का रिस्पॉन्सिबल होता है, पानी पूरे गैलरी से उठा के रेडिएटर की तरफ ट्रांसमिट करता है और रेडिएटर से ठंडा होकर दोबारा वो पानी सर्कुलेट करता रहता है। तो ये ऑयल, जैसे ऑयल पंप होता है ऐसे वाटर पंप भी लगा था जो कि पानी की सर्कुलेशन करवाता है। ऑयल पंप ऑयल की सर्कुलेशन करवाता है और वाटर पंप पानी की सर्कुलेशन करवाता है। थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है जो कि ख़ास टेम्परेचर के बाद ओपन होता है। ये हम समझें कि एक स्विच होता है जो कि सीरीज़ में लगा होता है ऑयल गैलरी में, ऑयल के वाटर गैलरी में, वाटर के रास्ते में। जब आपका 80-82 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तब ये ओपन होता है। द मेन मकसद ये होता है कि आपका जो इंजन है वो लो टेम्परेचर पे ना चले, वो 80 टेम्परेचर के ऊपर पहुंचने के बाद फिर ये ओपन होता है और दोबारा फिर टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो एक टेम्परेचर स्विच होता है बेसिकली जो ख़ास टेम्परेचर के बाद ओपन होता है, जिसको हम थर्मोस्टेट वाल्व कहलाते हैं। ये आपका वाटर का सर्किट है। ये रेड जो है वो गर्म पानी है और रेडिएटर से होता हुआ दोबारा वो ठंडा पानी होके उसकी तरफ मूव करता रहता है। तो द मेन पर्पस द कूल टू मेंटेन द कूल टू द इंजन की कूलिंग के लिए ये सर्किट है जो कि वाटर का सर्किट होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं रेडिएटर से होता हुआ ये आपका सर्किट कंप्लीट होता है। गर्म पानी आता है और रेडिएटर में होकर दोबारा ठंडा होकर दोबारा पानी सर्कुलेट करता रहता है। रेडिएटर जैसे अभी पिछली डायग्राम में भी देखा, ये कूलिंग का काम करता है। ये एक ट्यूब्स होती हैं, इसके अंदर पानी आता है और आगे फ़ैन के साथ वो पानी को ठंडा करके दोबारा सर्किट को कंप्लीट करता रहता है। तो ये रेडिएटर का मेन काम होता है कूलिंग के लिए। हर इंजन के साथ ये लाजमी होता है, इसको एयर कूल्ड इंजन कहते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। गर्म पानी आता है और फिर वो ठंडा होकर फ़ैन चलता होता है, जालियाँ लगी होती हैं, ट्यूब्स होती हैं और वो जो हीट होती है वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। हीट को जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है, एलिमिनेट हो जाती है हवा से और प्रेशर के साथ। तो दोबारा वो पानी का टेम्परेचर कम होकर ठंडा होकर दोबारा उसके अंदर मूव करता है। कूलिंग टावर भी लगाए जा सकते हैं बड़े इंजन के साथ। हम रेडिएटर की जगह कूलिंग टावर भी लगा सकते हैं। सेम वही मुतबादल है ये बेसिकली। रेडिएटर का जो आपके 2 मेगावाट का सेट है, 3 मेगावाट का सेट है, 1 मेगावाट का सेट है, वहाँ पर रेडिएटर की बजाय कूलिंग टावर भी लगा सकते हैं। सेम वही आपने इन और आउट की लाइन आपने कूलिंग टावर में देनी है और बाकी वही पानी का साइकिल जो है वो कूलिंग टावर से कंप्लीट होता रहेगा। रेडिएटर फ़ैन जो रेडिएटर के सामने लगा होता है, ये कंज्यूमेबल्स होते हैं जो फ़िल्टर्स वगैरह चेंज करते हैं। डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, ऑयल का फ़िल्टर होता है, फ्यूल का फ़िल्टर होता है, डिफरेंट फ़िल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाती है जो कि हर कुछ स्पेसिफिक आवर्स के बाद 200 300 आवर्स के बाद डिपेंड करता है क्या रिकमेंडेशन है प्रिंसिपल की या OEM की। तो अकॉर्डिंग टू OEM रिकमेंडेशन आप इन फ़िल्टर्स को रिप्लेस करते हैं, इंजन का ऑयल चेंज करते हैं और तमाम और जो रिक्वायरमेंट है वो प्रिंसिपल की तरफ से वो आप रिप्लेस करते हैं। तो ये एक मैकेनिकल डिज़ाइन था, मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीजल इंजन। आई होप यू गाइस कि आपको बेहतर तरीके से ये पता चल गया होगा कि अगर जिस चीज़ों के बारे में पहले थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी वो अब दूर होगी। फर्दर मोर अगर आपको कोई और क्यूरी हो इसी हवाले से, आपकी कोई और क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।